हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सभी का टू साइडेड इफेक्ट्स होता है। ओके ये कॉन्सेप्ट हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आपकी होगी बिजनेस में वो आपके कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। मतलब या तो एक चीज़ आपकी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ आपकी घटेगी। एग्जाम्पल के लिए आपने एक मशीनरी खरीदी कैश में, तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के आपके दो इफेक्ट्स पड़े हैं। तो किस किस चीज़ पे आपका इफेक्ट पड़ा है? एक तो आपकी मशीनरी पहले इंक्रीज़ हुई है, आपकी एक असेट फिक्स्ड असेट मशीनरी इंक्रीज़ हुई है, और दूसरी असेट आपकी कैश जो आपने उस मशीनरी को परचेज़ करने के लिए कैश पेमेंट करी, तो आपका कैश डिक्रीज़ हो गया। तो दूसरी असेट आपकी कैश जो है डिक्रीज़ हुई है। तो मशीनरी और कैश इन दो चीज़ों पे आपका इफेक्ट पड़ा है। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, आपने डेटर्स से कैश रिसीव कर लिया है, तो यहाँ पर आपकी एक असेट बढ़ी है कैश और दूसरी असेट आपकी घटी है जो कि है डेटर्स। इसी तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन का आपकी कोई भी असेट्स पे इफेक्ट पड़ सकता है या फिर किसी भी लाइबिलिटी पे या फिर कैपिटल पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिजनेस के अंदर ऑनर कैपिटल लेकर आया तो कैश आया, कैश में लेकर आया तो कैश बढ़ा बिजनेस का और कैपिटल भी बढ़ी। ओके तो इस तरीके से ये कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, मतलब वो कॉस्ट जिस पे हमने हमारी असेट परचेज़ करी है, या फिर हम इसको परचेज़ कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जो भी असेट्स हमारी रिकॉर्ड करेंगे वो हम उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हमने वो असेट्स हमारी खरीदी थी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अब जो असेट आज हमने कोई भी मशीनरी हमने अगर आज की डेट में 80,000 की खरीदी है, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि वो अगले आने वाले सालों में भी 80,000 की होगी। उसकी मार्केट वैल्यू तो बहुत ही फास्ट जो है चेंज हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो उस मार्केट वैल्यू में जो भी चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं पड़ेगा। बट जो मशीनरी हमने आज की डेट में 80,000 की खरीदी है, अगर बाद में हम उसको मार्केट में जाएंगे बेचने तो वो 80,000 में तो बिकेगी नहीं, उसकी वैल्यू में कुछ कमी आई होगी क्योंकि अब उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है पहले के कंपेयर में। तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो है अगले साल जब हम रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी की वैल्यू, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस कर करेंगे। ओके एग्जाम्पल के लिए हमने 80,000 की मशीनरी खरीदी, इस साल तो हमने 80,000 में रिकॉर्ड कर दिया। अगले साल हमने उसमें क्या किया 80,000 और हमने मान लिया कि 10,000 का उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है, तो 80,000 माइनस 10,000, तो अगले साल जो है हम 70,000 जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसी तरीके से आगे आने वाले सालों में भी हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिखाएंगे उसमें, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ ये इतना बोलता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने जब अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल के लिए आपने 100 शेयर्स खरीदी, तो ये आपके लिए मीनिंगलेस है जब तक आपको इसका अमाउंट नहीं पता कि आपने 100 शेयर्स कितने की खरीदी। तो जब आपने कह दिया कि ये 100 शेयर्स आपने 10,000 की खरीदी, तब आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। आपने कहा कि आपने 2 मशीन्स खरीदी, आपको जब तक पता नहीं है कि कितने की खरीदी तब तक आप इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि 50,000 की एक मशीनरी थी, तो अब आप 1,00,000 की रिकॉर्डिंग जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिज़नेस की फर्म की एंटायर लाइफ है, मतलब जिस दिन फर्म स्टार्ट हुई उस दिन से लेकर जिस दिन वो लास्ट तक मतलब चल रही है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उसका वाइंड अप नहीं हो जाता बुरे तरीके से, तो वो पूरा इसका जो भी एंटायर लाइफ है उसको हमने टाइम इंटरवल्स में बांट दिया गया है। और वो टाइम इंटरवल्स इक्वल टाइम इंटरवल्स है, फिक्स्ड है मतलब, ठीक है। तो ऐसा करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जहाँ से मतलब जो उसकी पूरी एंटायर लाइफ है। अब हाँ, माना कि एक्चुअल रिजल्ट हमें तभी पता चलेंगे कि जब बिज़नेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि कितना
बिजनेस में एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन उतना वेट थोड़ा ना करेगा कि अगर हमारी फर्म 10 साल चल रही है तो 10 साल तक के लिए थोड़ा ना रुका रहेगा अपने रिजल्ट जानने के लिए। तो हमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली जानना पड़ता है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। जानना चाहते हैं हम हमारे रिजल्ट्स। ओके, तो इस वजह से हमने उसको फिक्स टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिया है। नॉर्मली ये जो टाइम पीरियड है ये 12 महीने का बनाया गया है, मतलब 1 साल का, जो हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से और ख़त्म होता है मार्च पे। तो 31 मार्च को हम जो है अपने सारे बिजनेस रिजल्ट्स जो है पता करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या ओवरऑल बिजनेस की पोजीशन रही है। ओके, तो ये कहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो सामान हमने रीसेल, गुड्स मतलब जिसमें हम डील कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, तो अगर हम उन गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं तो वो होता है हमारा रेवेन्यू। रिकग्नाइजेशन, तो इस कॉन्सेप्ट में हम ये पता लगाएंगे, ये रिकग्नाइज करेंगे कि कब हमारा रेवेन्यू जो है हमने अर्न कर लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम कब मानेंगे कि हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जब वो हमारा अर्न हो जाएगा या फिर ड्यू हो जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बदले में हमें अभी कैश मिला या नहीं मिला, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यू बेसिस पे, जिस दिन ड्यू हो गया हम उसी दिन मान लेंगे कि हमारा यहाँ पे जो है रेवेन्यू हो चुका है, रिसिप्ट बेसिस पे नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 20 मई 2021 को हमने एक ऑर्डर रिसीव किया, हमें गुड्स सप्लाई करने का एक ऑर्डर मिला। ओके, तो ये तो हमारा, इसको हमने अभी कोई बिल नहीं की, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी पार्टी के साथ, तो इसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ठीक है, इसको मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन 27 मई 2021 को कंपनी ने फाइनली वो गुड्स डिलीवर भी कर दी पार्टी को और उनको जो है बिल हैंड ओवर भी कर दिया। तो अब सामने वाली पार्टी लायबल है कि वो अब हमें पेमेंट करेगी। ओके, लेकिन अभी उसने हमें पेमेंट नहीं करी है, उसने पेमेंट हमें करी है 31 मई को। तो 20, 27 और 31 मई में से कौन सी डेट पे हम मानें कि हमें रेवेन्यू हुआ है। एक्चुअल में कैश तो हमें रिसीव हुआ है 31 मई को, ठीक है, लेकिन हमने बिल बना दिया था पार्टी के ऊपर 27 मई को ही। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 27 मई 2021 को ये माना जाएगा कि हमने हमारा रेवेन्यू जो है अर्न कर लिया है, क्योंकि इस दिन ये ड्यू हो गया था, इस दिन ये चीज़ फिक्स हो गया कि हाँ भाई हमने सेल कर दी, पार्टी के ऊपर बिल बना लिया, पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब पार्टी से हमें पेमेंट मिलेगी, बेशक से अभी मिली नहीं है। ओके, तो ये कहता है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें हमें मैच करना है, तो हमें क्या मैच करना है, जो भी हमारा काउंटिंग पीरियड चल रहा है, जैसे हमारा अभी अप्रैल 21 मार्च 22 चल रहा है। ओके, तो इस साल की हमारी जो भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, उसको हम मैच करेंगे इस साल के हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनके साथ मैच करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है हमने रेवेन्यू इस साल का जनरेट किया है और उसमें हम जो है अगर हमने कोई एक्सपेंसेस इसी अकाउंटिंग पीरियड में पे कर दिए हैं लेकिन वो एडवांस के हैं, मतलब आगे आने वाले साल के हैं, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो हमें गलत प्रॉफिट पता चलेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस हमारा इस साल का थोड़ी ना है। ओके, तो ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चले बिजनेस का। एग्जाम्पल के लिए आपकी सेल्स हुई 8 लाख की। अब ये सेल्स करने के लिए आपने कुछ तो एक्सपेंस किया होगा, कितने सारे एक्सपेंस किए होंगे। ओके, तो उन सारे एक्सपेंसेस को आपको यहाँ पे लेस करना है, लेकिन सारे रिलेटेड होने चाहिए इसी अकाउंटिंग पीरियड के। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपने वेजेस दिए, रेंट दिया, रॉ मटेरियल दिए, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये इसी अकाउंटिंग पीरियड के हैं। अब अगर आपने कोई रेंट आगे आने वाले साल का अभी ही एडवांस में पे कर दिया तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में हमने सामान सेल किया 8 लाख का और उसमें हमें जो हमारे एक्सपेंसेस हुए वो हुए सिर्फ 1 लाख के, तो एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 7 लाख का। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट निकला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो किसी एक एविडेंस के बेसिस पे करेंगे। कोई प्रूफ होना चाहिए हमारा, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, अब एविडेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे अगर हमने किसी को गुड सेल करी तो हमें बिल देगा, ठीक है, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, थोड़ी के इस तरीके के एविडेंस होंगे हमारे पास, उसी के बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कितना मैनिपुलेशन होता हमारी अकाउंटिंग में। जो भी हमारे अकाउंटेंट या फिर मैनेजर्स हैं वो क्या करते, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा देते,
ठीक है, अपना, ताकि वो टैक्स कम से कम गवर्नमेंट को उन्हें पे करना पड़े। अब जबकि एक्चुअल में तो उनके पास कोई प्रूफ है नहीं, ना कोई उनसे प्रूफ मांगने वाला है कि भाई दिखाओ इतने तुम्हारे एक्सपेंसेस हुए तो तुमने कहाँ पे किए, कैसे तुम्हारा टैक्स इतना कम आ रहा है। ओके, तो ताकि मैन्युपुलेशन कम से कम हो, जो अकाउंटेंट और मैनेजमेंट का पर्सनल बायसनेस है वो कम से कम हो सके, तो इस कॉन्सेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। सारी ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करेंगे, छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन का हमारे पास बिल होना चाहिए, पूरा एक प्रूफ होना चाहिए, ताकि अगर हमसे कोई आगे फ्यूचर में जाके कोई क्वेश्चन करे तो हम इजीली उसको जो है अपना एविडेंस दिखा सकें। अब हमारे स्टार्ट होते हैं कन्वेंशंस। तो हमारा सबसे फर्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये कन्वेंशन क्या कहता है कि जितने भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की, वो सारी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग यूज़र, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं, जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ओके, वो सारी दिखानी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिज़नेस के सीक्रेट्स भी हम रिवील कर दें। ओके, सिर्फ हमें वही इन्फॉर्मेशन दिखानी है जो हमें पता है कि अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं और क्या उनकी नीड्स हैं। तो उनकी नीड्स को पहचान के जो उनके लिए काम की इन्फॉर्मेशन है हमें वो दिखानी है सारी की सारी, ठीक है। कोई भी हम जो है चीज़ उनसे छुपा नहीं सकते, बट इट डजेंट मीन कि हम सीक्रेट्स भी रिवील कर दें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी अब हमारी फिक्स नहीं है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है उस अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर इन केस अगर हम वो कोर्ट केस हार जाते हैं तो हमारा वहाँ पे लॉस हो जाएगा। ओके, बट ये भी चांसेस हैं कि अभी हम जीत भी सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है वो, ठीक है, उसका। तो इस तरीके की जो भी लायबिलिटी है वो हमें दिखानी है। हम दिखाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में नीचे, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखानी है हमें, उसके नीचे एक फुटनोट में हम दिखा देंगे जो भी इस टाइप की हमारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी ये है, हमारा कोर्ट केस इतना इतना चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसमें हमें इतने का लॉस भी होने के चांसेस हैं, ताकि जो भी यूज़र्स हैं उन्हें एक आइडिया रहे कि हाँ ये केस कंपनी के ऊपर चल रहा है, तो इसका लॉस भी कंपनी को इतना हो सकता है फ्यूचर में जाके। ओके, नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट भी, ये कन्वेंशन भी सिर्फ इतना बताता है कि जो भी इररेलिवेंट आइटम्स है, जैसे बिल्कुल छोटे मोटे आइटम्स जिसका कोई यूज़ नहीं है उसके लिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके लिए, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ मर्ज करके दिखा सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप कोई आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं बहुत, मतलब कम अमाउंट के 10-15 रुपये के, तो आप उनको थोड़ा ना दिखाएंगे अपनी फालतू में बुक ओवरबर्डन करने के लिए, तो उनको आप किसी दूसरे एक्सपेंस के साथ मर्ज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सिर्फ हमें वही चीज़ दिखानी है सारी की सारी जिससे जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है ना, उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके, जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये कन्वेंशन क्या कहता है, बिजनेस में एंटिसिपेटेड लॉस भी हो सकते हैं और एंटिसिपेटेड गेन भी हो सकता है। मतलब जो इंसिडेंट जो अभी एक्चुअल में हुए नहीं है, चांसेस हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, अभी जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ हमें यहाँ से गेन हो सकता है, हाँ हमें यहाँ से लॉस हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है, जो भी उसके पास एंटिसिपेटेड लॉसेस लग रहे हैं उसको कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकते हैं, तो उनके लिए तो वो पहले से ही रेडी रहती है, क्योंकि अगर वो उनके लिए पहले से रेडी नहीं रहेगी तो बाद में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो पहले से ही वो इसके लिए जो है प्रोविजंस बना के रखती है, पहले से ही रेडी रहती है। तो एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एंटिसिपेटेड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला, बाद में हमें फ़ायदा ही होगा। ओके, तो एंटिसिपेटेड गेन्स हम इग्नोर करते हैं पूरी तरीके से, लॉसेस को हम पहले से ध्यान में रखते हुए उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड। जैसे जो भी हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया है, कुछ उसमें से गुड डेटर्स होंगे जो हमें टाइम पे कैश दे देंगे, ठीक है, टाइम पे पेमेंट कर देंगे, लेकिन कुछ डेटर्स ऐसे भी होते हैं जो टाइम पे पेमेंट नहीं करते। ओके, तो उनके लिए हम पहले से ही रेडी रहते हैं, पहले से प्रोविज़न बना देती है कंपनी। ओके, तो ये कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो आज की इस वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस कवर कर लिए हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।